शिवानी के ऊपर गाना भी बना हुआ ना। आ जाओ जल्दी से। हम लोग कर रहे थे मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी के अंदर, स्टार्ट कर दिया था हमने। सबसे क्या लिखा था? ओके, पॉवर्टी को हटाने के तरीकों में सुनो मेरी बात गौर से। पॉवर्टी को हटाने के तरीकों में 4 तरह के मेजर्स हम पढ़ेंगे। एक, कम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। दूसरा, बाय इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, है ना, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। तीसरा, पॉपुलेशन कंट्रोल। चौथा, अदर मेजर्स। यानी हम 4 तरीके से पॉवर्टी से मुकाबला कर सकते हैं। कम्बेटिंग का मतलब हो गया, आपने बताया, किसने बताया? मुकाबला करना। पॉवर्टी से मुकाबला करने के 4 तरीके से मेथड है, 4 मेथड्स हैं। पहला, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाओ। दूसरा, इंप्रूव करो किसको? अनइक्वलिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो अनइक्वल है उसके ठीक लेके आओ। तीसरा, पॉपुलेशन कंट्रोल करो। और चौथा, और भी कुछ काम आप कर सकते हो। ठीक है जी, 4 तरीके हैं। तो सबसे पहले लिखो कम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ बढ़ा के हम पॉवर्टी से कैसे लड़ सकते हैं? अगर चलो लिखवाने से पहले मैं आपसे पूछूं, जीडीपी ग्रोथ के बढ़ने से पॉवर्टी कैसे कम होगी? ना सीधा एम्प्लॉयमेंट मत आओ यार, सीधा एम्प्लॉयमेंट नहीं, पहले बताओ जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होएगा। ओके, ये भी छोड़ो, ये लिखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी ग्रोथ? इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मतलब उसको बनाने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, है ना। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। फिर बोल सकते हैं आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरता है लोगों का तो क्या होता है? गरीबी से बाहर आ जाते हैं, है ना। नहीं तो मेरी तरह गरीब। पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी सुधारने के लिए जीडीपी ग्रोथ भी एक रास्ता है। ठीक है, चलो लिखो जल्दी से, क्या लिखोगे इसमें? जीडीपी ग्रोथ इज an ultimate solution. GDP growth is an ultimate solution to the problem of poverty. Is an ultimate solution to the problem of poverty. मतलब ये फाइनल सोल्यूशन है जीडीपी ग्रोथ। इससे अच्छा सोल्यूशन कोई नहीं है, क्योंकि जीडीपी के बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन के बढ़ने से नौकरियां बढ़ती हैं, नौकरियों के मिलने से गरीबी से लोग बाहर आ जाते हैं। जिसके पास नौकरी है वो गरीब नहीं होता, नहीं तो फिर उसे दूसरे पढ़ानी पड़ती है। आप समझ रहे इस बात को? ठीक है, चलो आगे लिखो जल्दी से। व्हेन जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज, when GDP growth increase, comma, new opportunities of employment, new opportunities for employment are generated. Is generated. More employment means less poverty. ठीक है जी, फाइन। अब सुनो, इधर भी एक कहानी है। प्रोडक्शन के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से पॉवर्टी घटेगी। बात तो सच है, लेकिन आजकल का जो जमाना है ना, वो जमाना जो है अब दो तरह की मेथड्स को यूज करने वाला है। एक आपने पढ़ा था शायद 11th क्लास में, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। आजकल 10 लोगों का काम एक मशीन कर देती है, इनफैक्ट कई बार तो 100 लोगों का काम एक मशीन कर देती है। उससे प्रोडक्शन तो बढ़ती है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती। आप समझ रहे मेरी बात?
देश के प्रोडक्शन बढ़ने से ही क्या पॉवर्टी दूर हो सकती है? मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ नहीं। क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ने के लिए आपने मशीन लगाई, पहले एक थी या दो कर दी, बढ़ गई प्रोडक्शन आपकी, लेकिन उसके ऊपर काम करने वाले जो एम्प्लॉय थे, जो वर्कर्स थे, वो तो नहीं बढ़े ना, क्योंकि मशीन ऑटोमेटिक है, वही काम करे जा रही है अपने आप। बस एक ऑपरेटर रखा है उसको चलाने के लिए, बाकी सारे काम वही खुद कर रही है मशीन। तो फिर इसका मतलब प्रोडक्शन तो बढ़ी, आपका प्रॉफिट तो बढ़ा, आप तो और अमीर हो जाओगे, और जो बेचारे गरीब थे वो गरीब पे गरीब रह जाएंगे। तो इसीलिए whenever we talk about GDP growth, we have to make sure we talk about labor intensive technique. जब हम प्रोडक्शन बढ़ने की बात करते हैं, प्रोडक्शन बढ़े लेकिन किसके साथ? विद लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लिख लो, द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी विद लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ये पता ना आपको क्या होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक? जिसके अंदर हम लेबर से काम लेते हैं ना कि मशीनों से। ठीक है जी। इंक्रीज इन प्रोडक्शन मस्ट बी विद लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है जी, हो गया। चलो, हो गया पहला वाला खत्म। आ जाओ नेक्स्ट वाले, सेकंड मेजर में आ जाओ। क्या था? combating poverty by improving the distribution of income. Combating poverty by improving the distribution of income. अच्छा सुनो मेरी बात, इधर व्हाट यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? हमने कहा था ना, अमीरों के पास बहुत पैसा है, गरीबों के पास पैसा नहीं है। 1536 कंपनियां तो ऐसी हैं जो सिर्फ 75 फैमिलीज ही कर रही हैं। हमने सारी, दैट इज नॉट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, है ना। उसको सुधारा जाए तो फिर भी हम पॉवर्टी को सुधार सकते हैं। यानी ऐसा क्या किया जाए, सुनो इधर, ऐसा क्या किया जाए कि अमीरों की जेब से पैसा निकाला जाए और गरीबों को सब्सिडी दी जाए। ऐसा क्या किया जाए? गवर्नमेंट ऐसा क्या कर सकती है कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अब किसी की कंपनी छीन के गरीब को दे देगी, वो चला नहीं पाएगा। अगर आप आज ये कहो गवर्नमेंट कि अमीरों की जेब से पैसा निकले और गरीबों की जेब में पहुंच जाए, क्या कर सकती है? प्रोग्रेसिव टैक्स, मोर इनकम मोर टैक्स, जितना अमीर उतना ज्यादा टैक्स। और फिर अच्छा सर, मोर इनकम मोर टैक्स से गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, लेकिन गरीबों की जेब तक तो नहीं पहुंचा, फिर क्या कर सकती है? सब्सिडीज। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब जितना ज्यादा अमीर आदमी उतना ज्यादा टैक्स, और टैक्स का पैसा आया तो दूसरा सब्सिडीज। सब्सिडी मतलब अब ये गवर्नमेंट जो देती है, ये अनाज देती है, ये उसके बाद गेहूं क्या बोलते हैं, दालें देती है, कुकिंग ऑयल तक फ्री देती है, सिलेंडर भी कई लोगों को सब्सिडी पे दे रही। ये क्यों कर रही है? ताकि आप अगर मसा कहीं उस लाइन पे हो, पॉवर्टी लाइन में, उसके नीचे न चले जाओ। जब आपको अनाज फ्री की मिल गई, एजुकेशन फ्री की मिल गई, हॉस्पिटल फ्री का मिल, जो भी आप कमाओगे अब उसमें सिर्फ आपको नॉर्मल खर्चे ही करने हैं। ये सब सब्सिडी के थ्रू है। ये पैसा कहां से आता है? थ्रू द टैक्स। तो कैसे गवर्नमेंट कर सकती है इसको यूज? तो लिखो फटाफट, गवर्नमेंट कैन improve the distribution of income, by two methods. अब इसके अंदर भी दो मेथड आ गए, ठीक है जी। एक फिजिकल मेजर्स, फिजिकल मतलब पता क्या होता है? फिजिकल FISCAL, टैक्स रिफॉर्म्स। एक फिजिकल मेजर्स और दूसरा लेजिस्लेटिव मेजर्स। लेजिस्लेटिव मालूम है ये कौन से होते हैं? मैंने ना बताया था वर्ड एक बार, लेजिस्लेटिव, जो पार्लियामेंट में बिल पास किए जाते हैं, लेजिस्लेटिव मेजर्स। वेरी गुड। तो पहला लिखो फिजिकल मेजर्स। इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है फिजिकल मेजर्स के अंदर? सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल मेजर्स? फिजिकल मेजर्स रेफर टू द पॉलिसी ऑफ
refer to the policy of taxation and subsidy. The policy of taxation and subsidies. ठीक है जी. The government use progressive tax policy, लिख लो ब्रैकेट में, मीन्स प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, ब्रैकेट लगाओ, लिखो मीन हायर टैक्स ऑन द रिच, higher tax on the rich people while poor are exempted. Poor are exempted. Exempted मैंने छूट दे देना. While poor are exempted. Bracket close. And government can provide subsidies to the poorer section of the society. सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ठीक है जी. तो पहला है फिजिकल मेजर्स. इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? प्रोग्रेसिव टैक्स मेथड यूज कर सकती है. वो क्या होता है? रिच पे ज्यादा और पुअर को एग्जम्प्टेड. ठीक है जी. और क्या कर सकती है? पुअर आदमी को क्या दे सकती है? सब्सिडी दे सकती है. ये पहला हो गया फिजिकल मेजर. इसी में आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो, कैपिटल ग्रांट्स are also offered to the poor people for construction of their houses. तो दे दी ना प्रधानमंत्री गृह आवास योजना. तो उसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों को लोन मिल रहा है, बहुत 0% पे, ऑलमोस्ट 0% पे. और कईयों को तो जो बहुत ही ज्यादा गरीब है उनको उसके अंदर घर मिल रहा है बना बनाया. मैं सच कह रहा हूं, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, नेट पे जाके पढ़ो, बहुत लोगों को फायदा हो रहा है इस योजना से. एक आयुष्मान और एक गृह आवास योजना. ये बहुत ये गोल्डन वो है पॉलिसीज. इससे बहुत दुनिया फायदा उठा रही है. ये हमारे यहीं पे रह रहा है आयुष्मान से, उसने घुटने चेंज करवा लिए. बोलता सारी उम्र के लिए मैं घुटने चेंज नहीं करा सकता. अभी घुटने बदलवा लिए उसने आयुष्मान के. हाँ, वो नी रिप्लेसमेंट होती है ना, क्या बोलते हैं नहीं, क्या बोलते हैं, ये रिप्लेस करते हैं ना, क्योंकि काम नहीं करते हैं ना, पूरा रिप्लेस कर दिया उसने. और उसको सिर्फ 50,000 खर्चा आया. वैसे 4.5-5 लाख का खर्चा था. सारा आयुष्मान कार्ड से पे हो गया. बड़े बड़े लोगों के काम हो रहे हैं जिनके हार्ट ब्लॉकेज थी, उन्होंने स्टंट डलवा लिए. ये बड़े बड़े काम करती गवर्नमेंट को मालूम नहीं. मेरा ब्रदर इस लाइन में है ना, वो बता रहा है, कहता मेडिकल लाइन में इतना बड़ा रिफॉर्म चल रहा है, आप बिलीव भी नहीं कर सकते. जो लोग कभी मर जाते थे सोचते हुए कि हमारे बस की नहीं है, अब हमें मर जाना ही है, बस नहीं कर सकते, अब उन लोगों का भी इलाज हो रहा है. वो लोग भी जो है, पहले हार्ट के अंदर वो डलता है ना स्टंट, उसको स्टंट हरियाणा के अंदर जो जॉब निकलेगी तो 75% हरियाणवी लोगों को दी जाएगी जो हरियाणा के रहने वाले हैं. ये नहीं कि हरियाणवी बोलते हो, हरियाणा में रहने वाले हो. ये अभी चेंज हुआ है पिछले कुछ दिन पहले, अभी ये बिल बन के पास हुआ है. ऐसे ही एक और बिल बनाया गया अभी पिछले कुछ दिनों में. पहले था लेकिन उस पर काम नहीं करते थे. वो था मिनिमम वेज एक्ट. कम से कम इतना मालूम है आपको हिंदुस्तान में क्या हालात है? हिंदुस्तान में हालात ऐसे हैं कि 12-12 घंटे दुकान पर लड़के काम करते हैं. आप कभी चले जाओ, आप कभी सदर बाजार में जाओ, पंडित जी आप मेरी बात सुनो, आप कभी सदर मार्केट में चले जाओ और जो कपड़े की दुकानें, जो बर्तन की दुकानें, ये सब दुकानें देख रहे हो आप, साड़ियों की दुकानें, सूटों की, इनकी दुकानों पे जाओ और जो लड़के काम करते हैं उनसे मिलो, पूछो कितने पढ़े लिखे हो. कोई बोलेगा आपको ग्रेजुएशन, कोई बोलेगा आपको +2, कोई बोलेगा 10th, कोई बोलेगा 10th से भी नीचे. मतलब कम पढ़े लिखे हैं, या जो पढ़े लिखे हैं भी उनकी परसेंटेज बहुत कम थी.
लेकिन अब उसमें से सैलरी कितनी है आप हैरान हो जाएगा। कितना लगता हो कितनी सैलरी मिलती होगी 12 घंटे जॉब करके? हैं 10 तो बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। 3000 मतलब 50 रुपीज पर डे के हिसाब से भी बच्चे काम कर रहे हैं। मैं हैरान हो गया, मैं हैरान। 50 रुपीज पर डे भी है मैं कह रहा हूँ मिनिमम। मैं एक दुकान पे बताता हूँ, धारी शाह की दुकान देखी है आपने? धारी शादी हट्टी देखिए कितनी मशहूर दुकान है वो सदर बाजार के अंदर। आप 100 साल पुरानी दुकान है सदर बाजार में। उसके वहां एक लड़की काम करती है। एक दिन मैं उससे कुछ सामान दवाई लेने गया था, कुछ ये देसी दवाई जो मिलती है वहां। मैंने उसके से पूछा और वो इंग्लिश में बात कर रही थी। किसी का फोन आया था, मतलब किसी को दवाई फौरन भेजनी थी और उसने फौरन में फोन लगाया और सामने वाला इंग्लिश बोल रहा था और वो लड़की इंग्लिश में बात कर रही थी, बड़ी प्रॉपर इंग्लिश में बात कर रही थी। तो जब उसने बात काट दी तो फिर मैंने उसके बाद बोला कि मेरे को भी दवाई चाहिए। उसने वो दवाई निकाल के दी। मैंने पूछा आप कितने पढ़े लिखे हो? मैंने उससे पूछा यू आर स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश, कितने पढ़े लिखे हो आप? बोलती मैंने BA किए है। फिर मैंने बोला आपको कितनी सैलरी मिलती है? बोलती अभी मैं अभी लगी हूँ, अभी लगी हूँ, तो मुझे 50 रुपीज पर डे देते हैं। मैंने बोला अभी लगे मतलब कितना टाइम हो गया? बोलती 1.5 साल ही हुआ है अभी तक। ये है हालात मार्केट में जॉब की। नहीं, मार्केट में ऐसा ही है। 3 साल तक तो अभी लगा मानते हैं, 3 साल के बाद 50 रुपए बढ़ा देते हैं। 50 रुपए पर डे, महीने का 1500 रुपए सैलरी। अगली सुबह आती है 10 बजे दुकान खोलती है, रात को 9 बजे घर पहुंचती है। 11 घंटे की जॉब और खड़े रहना है। स्टूल भी नहीं है जहां वो खड़ी है, जहां वो खड़ी है वहां स्टूल भी नहीं है। देयर इज नो स्टूल देयर। उसको खड़े रहना है ऐसे ही 11 घंटे ऑलमोस्ट। क्या नौकरियां है ना। ये सब कुछ क्या है पता है? ये अब है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव मेजर। अब गवर्नमेंट ने क्या किया लिखो इसके अंदर। लेजिस्लेटिव मेजर्स रेफर टू मिनिमम वेज एक्ट। मिनिमम वेज एक्ट मेकिंग इट मैंडेटरी, making it mandatory for the employers to offer the stipulated minimum wage to the employees. The stipulated रेफर कर लो, छोड़ो ना, वो हटा दो वर्ड। to offer the minimum wage to the employees. To offer the minimum wage to the employees as per the act. ठीक है जी, ये काम किया गया लेजिस्लेटिव मेजर्स के अंदर। कम से कम इतना पैसा तो देना बनता, और ये आ गया मालूम है आपको अभी, लेकिन ये लागू नहीं हुआ है। ये अभी तो जो है 18,000 रुपये मिनिमम बोला गया है। 18,000 नीचे कोई काम नहीं करेगा। लेकिन आप देखो, आप घर में आपके काम करने वाली आती होंगी, आती है आपके घर में काम करने वाली? किसके घर में आती है काम करने? पॉवर्टी में हम भी आते हैं। अबे हर घर में आती काम होने नहीं आती मेरे घर में। यहाँ जितने लोग बैठे किसी घर में नहीं आती? तेरे घर में आती है? नदी घर आती है? एनीवे छोड़ो, हम लोग बड़े गरीब हैं। यहाँ हमारे यहाँ 3 आती हैं, वो एक अलग बर्तन देके ये करने वो करने। लेकिन ये देखो कितने गरीब। shows the increase, but it has failed to be reflected in quality of life of the people. Due to rise in population. आई बात समझ में आपको? समझ में क्या लिखा आपने? नेशनल इनकम बढ़ रही है, नो डाउट, हर साल बढ़ती है नेशनल इनकम। ठीक है, इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ती है, लेकिन उसका बढ़ना रिफ्लेक्शन नहीं डालता किसके ऊपर? लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर।
लोग पुअर के पुअर। रीजन क्या उसके पीछे? साथ के साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ये उसके पीछे मेन रीजन है। जो पर कैपिटा इनकम है ना, पर कैपिटा इनकम वो नहीं बढ़ती क्योंकि उतनी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। पर कैपिटा इनकम निकालने का मेथड क्या है? नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। नेशनल इनकम पिछले साल थी 5 करोड़, एग्जाम्पल एज्यूम करो, लोग तो 1 करोड़, बहुत अच्छा फिगर थी। नेशनल इनकम बढ़ के हो गई 5 से 6 करोड़, लोग बढ़ के 1 से हो गए 1.5 करोड़। तो मतलब नेशनल इनकम बढ़ती जरूर है, लेकिन उसकी जो परछाई, इसकी रिफ्लेक्शन डलनी चाहिए लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर, वो नहीं डल पाती। क्योंकि पहले घर में कमाने वाला 1 था, खाने वाले 2 थे, कमाने वाला 1 है, खाने वाले 3 हुए, कमाने वाला 1, खाने वाले 4, कमाने वाला 1, खाने वाले 5। अबे कमाई तो बढ़ नहीं रही उसकी बेचारे की, खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पूरी होती जा रही है। ये वाली कहानी समझाने की कोशिश कर रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो नेशनल इनकम के बढ़ने की रिफ्लेक्शन आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाती, उसकी वजह से हमारा इसमें विकास नहीं होता। आगे लिखो जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल द पर कैपिटा इनकम ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन continues to be low. Continues to be low. अब हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें पॉवर्टी हटानी है ना, तो ये इनकम जो हमारी ये बढ़ रही है ना, जो पॉपुलेशन को रोकना होगा। वी हैव टू स्टॉप द पॉपुलेशन इंक्रीज। अगर पॉवर्टी को हटाना है तो लिखो आगे, पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड ओनली, poverty can be removed only if the growth rate of population is moderated। मैंने स्लो कर दिया जाए, is moderated, MODERATED, is moderated, population is moderated। ठीक है जी, तभी ऐसा हो सकता है अगर हम इसको ये करें, नहीं तो फिर हमारी पॉवर्टी नहीं जाएगी। आगे लिखो इसी में, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन would also mean, या कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन would also mean reduction in the size of labor force, would also mean reduction in the size of labor force. This will correct the balance, this will correct the structural balance, this will correct the structural balance between labor supply and capital stock. This will correct the structural balance between labor supply and capital stock. ठीक है जी, ये होगा हमारा कौन सा मेजर? तीसरा मेजर। चौथा हम कल करेंगे आगे। ठीक है जी, 3 मेजर्स हमारे हो गए। लो, वो तेरा नहीं काटेंगे ना? है ना, कोई नहीं, हरियाणा के बहुत कम लोग हैं, भड़का दिए बिना बात के। चलो आ जाओ, छोड़ो, हमारा ये टॉपिक नहीं था, हम वापस अपने टॉपिक पे आए। अदर मेजर्स लिखो, बस बंद कर दो इसे। अदर मेजर्स जो है वो कौन कौन से हैं? लिखो, सबसे पहला डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। लो, इसी बात पे हम थे और ये पहला ही आ गया, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब डेवलपमेंट करोगे तो फिर ये होगा, सड़कें जाम होंगी और हथियार चलेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें क्या कर सकते हैं? इन द ओपिनियन ऑफ डॉक्टर मिन्हास, ये हमारे इकोनॉमिस्ट हुए हैं। इन द ओपिनियन ऑफ डॉक्टर मिन्हास, MINHAS,
in the opinion of Dr. Minhas, if we have to remove the poverty, in India, we must develop the agriculture. देखना, we must develop the agriculture. अब डेवलप कैसे करोगे एग्रीकल्चर को? आप कैसे डेवलप करें बताओ? बैंक में जमा करा दे डेवलप हो जाएगा। बोलो कैसे डेवलप करोगे एग्रीकल्चर को? जल्दी बताओ। हैं? कैसे डेवलप करोगे एग्रीकल्चर को? आप मॉडर्नाइज कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? मशीन्स का यूज कर सकते हो, हाई क्वालिटी सीड्स दे सकते हो। इस तरीके से आप इसे डेवलप कर सकते हो। तो लिखो, टू डेवलप द एग्रीकल्चर, we should be using good machines, comma, better quality of seeds, comma, better means of irrigation, comma, good fertilization and etc. ठीक है जी, ऐसे डेवलप कर सकते हैं हम एग्रीकल्चर को। और क्या कर सकते हैं? तो लिखो, वी कैन असिस्ट, इसी में वी कैन असिस्ट फाइनेंशियली द स्मॉल फार्मर्स। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम? वी कैन गिव लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स, वी कैन गिव लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स। वी कैन गिव लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स। ये भी कर सकते हैं, जिनके जमीन नहीं उनको जमीन दे दो, ठीक है जी, जाओ खेती करो। और क्या कर सकते हैं? वी कैन मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर, वी कैन मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर। ये सारे काम हम कर सकते हैं। और इससे क्या होगा? इससे गरीबी हटेगी। ये क्या है? मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर मतलब जो हम पहले क्रॉप्स उगाते हैं, अभी जो हम क्रॉप्स उगा रहे हैं वो हमारी कौन सी क्रॉप्स है? फूड क्रॉप्स। उससे बदल के हम कहा जा सकते हैं? कैश क्रॉप्स। मॉडर्नाइज कर सकते हैं, मॉडर्न तरीके की खेती कर सकते हैं। हम भी आज वही तो करना चाहते थे, यही तो करना चाहते थे कि सुनो, जूते लेने हो तो 1000 दुकान है, कपड़े लेने हो तो बस 10,000 दुकानें हैं। एक कपड़ा खरीदना हो मार्केट के अंदर तो आपके पास 10,000 शॉप्स हैं। सोच के देखो, शूज लेने हो तो 5,000 शॉप्स हैं, बुक्स लेनी हो तो उसकी भी कम से कम 1000 शॉप्स हैं। फिर ऐसा क्यों कि आपको अनाज लेना हो तो सिर्फ एक ही जगह पे मिलेगा? ये क्यों नहीं बिकता अनाज हर जगह पे पूरे देश के अंदर? ऐसा क्यों नहीं है? यही तो करने की सोच रही थी गवर्नमेंट कि सिर्फ एक ही अड्डा क्यों बनाया गया? आज सब्जी मंडी में सब्जी मिलती है, वही सब्जी मंडी से सब्जी वाले सब्जी को उठाते हैं और पूरी जगह पे बेचते हैं ना? कहीं भी सब्जी मंडी वाले खड़े करके सब्जी बेचना स्टार्ट कर देते हैं। कभी आपने गेहूं बिकते देखा इस तरीके से? कभी आपने राइस बिकते देखे इस तरीके से? क्यों नहीं देखे? यही तो गवर्नमेंट चाहती थी, इनको समझाना चाहती थी कि एक ही जगह पे जाके क्यों बेचना है? कहीं भी बेचो ना पूरे देश में, आपकी चीज है, आप कहीं भी बेचो, है चाहे बाहर भेजो। आप क्यों सिर्फ और सिर्फ उसको अनाज मंडी में लेके जाना चाहते हो? ऐसा क्यों चाहते हो आप? वो 70 साल से वही सिस्टम आप क्यों चाहते हो? बदलते क्यों नहीं? डेवलपमेंट की कोशिश है और उस कोशिश के खिलाफ अब सब लोग इकट्ठे हैं। गवर्नमेंट का क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। दे विल टेक द बिल बैक। ये लोग बैठ जाएंगे बस। उससे क्या हो जाएगा? पहले भी किसान आत्महत्या कर रहे थे,
पहले 70 साल से आत्महत्या करते आ रहे हैं। अनाज मंडी में रेट से ही मिलता ना। आपको किसने कहा? मैं पता है। कितने खर्चे एक अनाज मंडी में अन्न बेचने के मालूम है आपको? आड़ती का खर्चा, अंदर रखने का खर्चा, स्टोरेज का खर्चा, लोडिंग का खर्चा, ऑफ लोडिंग का खर्चा, ये सारे खर्चे, ये सारे खर्चे अंदर देने पड़ते हैं। और फिर अंदर भी जो काम होते हैं, अनाज मंडी में जो काम होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आड़ती पैसे कमाता है मैक्सिमम। अगर किसान को कोई खर्चा नहीं था और इनकम ही इनकम थी अनाज मंडी में अनाज बेच के, तो फिर किसान मरे क्यों? इसका जवाब है किसी के पास कि मरने का शौक है उनको, आड़ती थाना बीच में है? तो ये आड़ती हटाने के लिए तो सारा काम किया, फिर तो मर गए, फिर आड़तियों के साथ हो गए सारे के सारे। यही तो उन्होंने कहा कि आड़ती बीच से हटाओ, मतलब जहां के ब्रोकरेज है ना। आप देखो इस गवर्नमेंट को स्टार्टिंग से एक आदत है, वेयर एवर देयर इज अ ब्रोकर देयर इज अ कमीशन, एंड वेयर एवर देयर इज अ कमीशन देयर इज अ प्रॉब्लम। आप समझना ये बात, जहां ब्रोकर है बीच में, ब्रोकर, वहां कमीशन है। मालूम है पहले ये हालात थी कि बैंक में अकाउंट खुलवाना है ना, तो बीच में एक ब्रोकर है, हाँ, एजेंट। आप बैंक में जाओगे ना तो वो आपसे बोलेगा, अभी भी है ये लाइसेंस बनवाने, चला जा लाइसेंस बनवाने के लिए। वहां अपने आप से एक लड़का घूमता घूमता तेरे पास आ जाएगा, पता क्या बोलेगा? लाइसेंस बनवाना है, ला मैं फाइल बना देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट ले आओ, ये डॉक्यूमेंट ले आओ। अब तेरे चार्जेस क्या है? 500 रुपए। अभी भी हर जगह पे ब्रोकर है। ये जो मेंटलिटी ऑफ ब्रोकर हमारे यहाँ है ना, हम लोग एक फॉर्म नहीं भरना चाहते क्योंकि कोई हमारे लिए भर देगा। बैंक में खाता, आज आप पोस्ट ऑफिस जाओ, पोस्ट ऑफिस में चले जाओ, पोस्ट ऑफिस का कोई भी स्टाफ आपको नहीं बताएगा क्या स्कीम चल रही है। बाहर एजेंट बैठे हैं, बाहर एजेंट, बकायदा उनको सीट दी गई है। जैसे ही आप जाओगे 4-5 आपके पास आ जाएंगे, हाँ जी क्या करवाना है, मुझे पैसे जमा करवाने, मुझे बेस्ट स्कीम बताओ, आ जाओ। एक आपको लेके चला जाएगा साइड में, और फिर उसको कमीशन मिलेगा, ब्रोकर कमीशन, एजेंट कमीशन। ये जहां जहां एजेंट्स हैं वहां से एजेंट्स को रिमूव किया जाएगा, तो ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी बात हो पाएगी। और यही कोशिश की जा रही है कि एजेंट्स को हर जगह से निकाला जाए, तभी जनधन खाते खोले गए थे। आपके पास कैश में कुछ भी ना आए, जो भी आए आपके अकाउंट में आए, ताकि गवर्नमेंट को भी पता रहे क्या अकाउंट में आ रहा है और किसके अकाउंट में आ रहा है। बस ये सारी कोशिश थी। ठीक है, तो चलो ये था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। आगे आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। द नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल। ये दूसरा काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल। ये हम दूसरा काम कर सकते हैं अदर मेजर्स के अंदर। अब ये क्या चीज है? प्राइस लेवल। अब ये क्या चीज है? ये भी बहुत सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल। यानी हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी, तो एटलीस्ट अगर आपके पास पैसे कम भी हैं आप सरवाइव कर जाओ। अगर महंगाई हर महीने बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई, तो बस क्या होगा? गरीबी रेखा से नीचे पहुंचते चले जाएंगे और ज्यादा लोग। इसलिए कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि जो प्राइस है वो स्टेबल रहे, जल्दी जल्दी प्राइस चेंज ना हो, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, महंगाई को कंट्रोल किया जाए। तो लिखो इसके अंदर 2 लाइनें आप। प्राइस स्टेबिलिटी इज एन essential part of poverty elevation. Poverty elevation, removal माने reducing poverty. होगा क्या? लिखो, if the price continue to rise, then the standard of living of poor people will continue decrease. ठीक है जी। यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाते हैं तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरता चला जाता है। आपकी इनकम 10,000 थी, 10 दिन में गुजारा मजे से हो रहा था। आज चीजें महंगी हो गई तो आपको 15,000 की जरूरत है। पैसा तो बढ़ा नहीं, तो फिर क्या गिरा?
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी आप पहले 10,000 में दूध भी पी रहे थे, आप 10,000 में मक्खन भी खा रहे थे, घी भी खा रहे थे, अच्छी रोटी भी खा रहे थे। आज चीजें महंगी हो गई तो फिर आपने क्या कर दिया, आप दूध छोड़ दिया या मक्खन खाना छोड़ दिया, तो क्या हो गया, उतने न्यूट्रिशन कम गए बॉडी के अंदर, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया, डिक्रीज करता जा रहा है। प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि प्राइस स्टेबल रहे, या फिर प्राइस बढ़े तो कंपैरिजन में उसके साथ साथ सैलरी भी बढ़े, उस कंपैरिजन में उसके साथ साथ सैलरी भी बढ़े। गवर्नमेंट करती है लेकिन वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, उनका डीए बढ़ा देती है, डीए बढ़ता है, टीए बढ़ता है, लेकिन एक आम आदमी के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, चलो आगे लिखे, इसी के अंदर लिखो, प्राइस कैन बी स्टेब्लिश्ड, स्टेबलाइज्ड लिखो, क्या लिखेंगे, स्टेबल को क्या लिखेंगे, स्टेबलाइज है ना। प्राइस कैन बी स्टेबलाइज्ड when production of food grains and other goods of mass consumption is increased. खासकर उन चीजों के प्राइस को हमें स्टेबलाइज करना चाहिए जिसकी मास कंजम्पशन होती है, जिसको, अब देखो अनाज हर आदमी ने खाना ही खाना है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, चावल और दाल आटा सबने खाना ही खाना है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। तो ऐसे प्राइस, ऐसी चीजों का प्राइस जिसकी मास कंजम्पशन होती है और मास प्रोडक्शन होती है। इंडिया के अंदर मास प्रोडक्शन किसकी है, अनाज की, और कंजम्पशन किसकी है, अनाज की, क्योंकि हर घर के अंदर 3 टाइम रोटी बननी है। उसके प्राइस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, उसको स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, और लिखो एंड लिखो एंड when goods of mass consumption are distributed to the poor through fair price shop, ठीक है जी, ये दूसरा मेजर हम ले सकते हैं। फाइन, जब हम प्रोडक्शन करें, जिन चीजों की मास प्रोडक्शन होती है, मास कंजम्पशन होती है, उनके प्राइस को स्टेबल करें, और जब इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मेक श्योर करें इसका प्राइस स्टेबल रहे। गरीब आदमियों को मालूम है, राशन की दुकान पे सामान मिलता है ना, सस्ते में सामान दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है ताकि वो खा सकें और जीवित रहें और पॉवर्टी लाइन से बाहर रहें। ठीक है जी, आज और तीसरा क्या कर सकते हैं हम, तीसरा कर सकते हैं हम इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इरेडिकेशन, ERADICATION, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका हिंदी में मतलब होता है विनाश करना या नाश करना। इरेडिकेशन का हिंदी में मतलब है नाश या विनाश, या हटाना, इसके अस्तित्व को खत्म करना, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने की कोशिश की नहीं चाहिए। ये तीसरा मेजर है, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आप इसे रिमूवल भी कह सकते हो, आप इसे रिडक्शन भी कह सकते हो। ठीक है जी, ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि सबको नौकरी मिल जाए। तो लिखो, इसके अंदर क्या लिखोगे आप, स्पेशल मेजर्स शुड बी टेकन, टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट and discussed employment, discussed unemployment, not employment, discussed unemployment। मतलब में 3 प्रॉब्लम है हिंदुस्तान की, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, एक अंडर एम्प्लॉयमेंट, और तीसरी डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब वो क्रोनिक। 3 प्रॉब्लम हिंदुस्तान में, सिर्फ बेरोजगारी समस्या नहीं है, बेरोजगारी तो है ही है, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी अंडर एम्प्लॉयमेंट, जहां 10 लोग चाहिए वहां 4 से काम लिया जा रहा है जबरदस्ती, और तीसरी क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब
जहां चाहिए 2 लोग वहां 5 लोग काम कर रहे हैं। इन तीनों को सॉल्व करना है, तब जाके गरीबी हटेगी। ठीक है जी, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो गरीबी हटेगी। और कैसे सॉल्व करेंगे तो लिखो, द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, इन रूरल एरियाज टू बी इंक्रीज। गांव के अंदर जो है रोजगार बढ़ाने होंगे। ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज टू बी इंक्रीज। जो गांव के अंदर रोजगार बढ़ाएंगे, गांव में रोजगार बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लोग जो है खेती छोड़ के अब किस तरफ आएंगे, रोजगार की तरफ आएंगे। फिर खेती पे बोझ घटेगा। आज खेती पे बहुत बोझ है, एग्रीकल्चर के ऊपर आज बहुत वजन है। समस्या ये है कि 10 किले जमीन है, 5 भाई हैं, तो पांचों उस 10 किले में से ही खाना चाहते हैं। और फिर क्या करते हैं, उसको भी गिरवी रख के लोन ले लेते हैं। फिर एक भाई को बाहर भेज देते हैं, जो बाहर जाता है वो बाहर का हो जाता है, बेचारे पीछे रह जाते हैं वो लोन चुकाते हुए, फिर वो लटक जाते हैं। यही काम मेनली हो रहा है। जो अब किसान आत्महत्या, एक पंजाब में गांव बताया उसने, अभी जी न्यूज में दिखा रहे थे, अब जी न्यूज देखते नहीं ना, प्रॉब्लम ये है। उनसे बताया एक गांव है विधवाओं का गांव, वहां सारे घर विधवाओं के हैं और कोई भी मरा नहीं है नॉर्मल मौत, सबने आत्महत्या की है। 40 परिवार, 40 फैमिलीज आर स्टेइंग इन दैट विलेज। मोगा पता नहीं ऐसे कुछ नाम नजर रहा था, एम से नाम था, मैं नाम भूल गया है, पता नहीं ऐसे कुछ नाम था। वो नाम जी न्यूज पे बता रहा था कि उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है, उसको पूरा उन्होंने बताया, जा जाके उनसे बात भी की। वो ऐसे मतलब आत्महत्या की है और सबके सब किसान, सबके सब किसान है। ये चलो छोड़ो, महाराष्ट्र को छोड़ दें, यहां पंजाब की बात करें, पूरा गांव ही उस चीज का है, पूरा गांव। अब हम कहें कि ये वाली गवर्नमेंट ने आके सारों को मार दिया, तो ऐसा तो नहीं है। गवर्नमेंट कभी किसी की कोई भी नहीं होती, चाहे वो ये वाली है चाहे पहले वाली है। इंसान को अपने आप से खुद आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है नहीं। गवर्नमेंट कभी इस चीज में साथ नहीं देती है। ये सारे के सारे मेसेज जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्या ये कब के मेसेज पढ़ रहे हैं, 1991 के, अभी तक ये हुए नहीं, क्या हो रखे हैं, लेकिन इसका फायदा हर एक को नहीं मिलता। गरीबी हटाओ नारा दिया था किसने, गरीबी हटाओ सबसे पहले नारा दिया था किसने, क्या बोलते हैं, गांधी जी ने। उसी नारे को कॉपी किया किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। फिर वहां से नारा आया इंदिरा जी ने, इंदिरा से नारा आया राजीव गांधी जी के पास, और आज भी यही नारा है, गरीबी हटाओ। गरीबी कभी नहीं हटी, गरीब हट गए, गरीब लटक गए पेड़ों पे, पर गरीबी नहीं हटती है। गरीबी कभी नहीं हटी, हटी गरीबी देश से। क्या हमारे देश में किस देश से गरीबी हटी है? बहुत कम ऐसे देश हैं जहां गरीब नहीं है, पुअर नहीं है। ये तो हर जगह पे पुअर पीपल है, लेकिन उसके पीछे के रीजंस को कम करना है। जैसे हमारे यहाँ गरीबी का सबसे बड़ा रीजन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में सबसे बड़ा कारण क्या है गरीबी का, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। हम लोग मान ही नहीं रहे, हम लोग उस चीज को कंट्रोल ही नहीं कर रहे जो कंट्रोल करनी चाहिए। जो मर्जी कर लो, नहीं हट सकती है ना। तो अब इसने क्या कहा, अगर हम गांव के अंदर लोगों को जॉब दे देंगे तो एटलीस्ट खेती के ऊपर से वजन हट जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अगर घर में 4 भाई हैं और 4 किले जमीन है, अगर एक को नौकरी मिल गई तो वो एटलीस्ट कुछ पैसा घर में लेके आएगा। ठीक है, अनाज भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ पैसा साथ में कैश भी आएगा। तो फिर जो लोन लेके काम चलाना पड़ा, मालूम है किसान की पूरी जिंदगी लोन उतारने में निकल जाती है। घर में शादी है, लोन, बच्चे की स्कूल फीस भरनी है, लोन, ट्रैक्टर लेना है, लोन, सब कुछ लोन पे चल रहा है? और वो लोन भी मालूम है कितनी % पे, वो लोन भी बाजार से बहुत महंगे रेट पे। वो जो आड़ती है ना, आड़ती, वो सिर्फ बोल के ओरल में लोन दे देते हैं, उसकी लिखित डॉक्यूमेंट नहीं बनते, वो बेचारा लोन ही चुकाता रह जाता है। एक फैमिली तो ऐसी बताई, उस फैमिली में 3 पुश्तों ने आत्महत्या ही की है। पहले दादाजी ने की, उसके बेटे ने की, अब उसके बेटे ने की। क्यों? क्योंकि लोन नहीं चुका पाए, लोन की किस्तें भरते रह गए। किसान की आत्महत्या तभी करते हैं उसकी फसल खराब हो जाती है। फसल ही खराब नहीं जाएगी, आत्महत्या तो फिर फसल बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? कहाँ बारिश आएगी, बारिश और बारिश नहीं आएगी तब भी खराब हो जाएगी, वही तो बात है। आएगी तब भी खराब हो जाएगी। वही बात है। तो फिर किसी का नुकसान, किसका नुकसान, किसकी गलती है ये? बीज है तो बीच में किसान ही दब जाता है। तो फिर वही बात है ना। फिर ये सड़कों पे जाम क्यों लगा रखा है? अगर बारिश से नुकसान होता है, किसान मरता है, तो सड़कों पे जाम लगाने का क्या मतलब है? सोच के देखो, अगर बारिश के होने से ही किसान मर रहा था तो सड़कों पे जाम क्यों? केस थोड़ी करेगा ये सब पे बैठ बस ठीक है, आ जाओ, अब आगे चलें। और क्या कर सकते हैं, लिखो, कॉटेज इंडस्ट्रीज
या इसी में लिखो, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज शुड बी एनकरेज्ड इन रूरल एरियाज। ठीक है जी, ये भी कर सकते हैं, एनकरेज्ड इन रूरल एरियाज। अच्छा, तीसरा एक काम और कर सकते हैं, वोकेशनल एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड, वोकेशनल एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट। मालूम है क्या होती है वोकेशनल एजुकेशन? वोकेशनल एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट। मालूम है क्या होती है वोकेशनल एजुकेशन? जिसमें वो सिखाते हैं सिलाई, कढ़ाई और ये कुछ बनाना, छोटी मोटी टोकरियां, छोटी मोटी चीज, इन्हें बोलते हैं वोकेशनल एजुकेशन, है ना। कैन बी प्रोवाइडेड टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट। और इसमें पता है सबसे बड़ा हाथ किसका है वोकेशनल एजुकेशन में? आप देखते हैं कौन है, हमारे बाला सिटी में बहुत बड़ा कॉलेज है, ITI कॉलेज, IIT नहीं, ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, है ना। ITI बहुत बड़ा काम करते हैं इसके अंदर। ITI में क्या सिखाया जाता है? प्लम्बिंग का काम सिखाया जाता है, कारपेंट्री, मैकेनिक का काम। क्यों सिखाते हैं लोग? ये डिप्लोमास करवाए जाते हैं, क्यों? ताकि आप अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर सको। इनफैक्ट ये भी बहुत अच्छी पढ़ाई है 10th क्लास के बाद। जो बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, स्टडी में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो IIT में, ITI में जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे कुछ सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? कोई भी ऐसा काम सीख सकते हैं जिससे उनकी बाद में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सके। वहां यही काम सिखाते हैं ITI में 10th क्लास के बाद। कहीं 3 साल का डिप्लोमा है, कहीं 2 साल का, कहीं डिग्री भी है, वहां से लोग लेते हैं और जॉब भी मिलती है उसके बाद। ठीक है जी, है। वहां पे यही काम सिखाए जाते हैं, इसलिए सिखाए जाते हैं ताकि आपको जॉब मिल सके, बाद में आप अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर सको, स्वयं रोजगार, अपनी दुकान खोल के बैठ जाओ मैकेनिक की, और वहां से फिर आप पैसे कमा सको। ठीक है जी, तो ये काम भी करना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 लिखो। पॉइंट नंबर 4 और क्या कर सकते हैं हम? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स टू बी यूज्ड। लिखो, हाँ, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन टू बी यूज्ड। ये नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मेजर है, चौथा मेजर। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन टू बी यूज्ड। मालूम है क्या होती है टेक्निक आपको? ये जहां पे मशीनों से कम और इंसानों से ज्यादा काम दिया जाए। इससे होगा क्या? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। यानी आप एक बात देखी, जितने भी मेजर्स हम पढ़ रहे हैं उसका निचोड़ क्या है? एम्प्लॉयमेंट। हर चीज में क्या आ रही है? एम्प्लॉयमेंट। यानी बेरोजगारी हटाओ तो गरीबी हट जाएगी, सीधी सी बात है। आप खुद सोच के देखो, अगर एक अच्छी नौकरी मिल जाए घर में एक भी बंदे को, तो सारा घर जो है वो बाहर आ जाता है पॉवर्टी लाइन से, वो सारा घर जो है गरीबी से बाहर आ जाता है। एक अच्छी नौकरी, नौकरी इन द सेंस, जब वो नौकरी की बात करते हैं ना, तो नौकरी में स्वयं रोजगार भी आ जाता है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आ जाती है, जिसमें हम स्मॉल बिजनेस बोलते हैं। ये जो फैब्रिकेशन की दुकान खोल के बैठे हैं, कारपेंटरी की दुकान, स्मॉल स्केल, ये सारे जो बिजनेस कर रहे हैं, ये छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे हैं, कोई रेडी लगा के कुछ बेच रहा है, दिस इज ऑल कम अंडर नौकरी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। खुद को नौकरी दे रखी है इन्होंने और एक आधे बंदे को भी नौकरी दे रहे हैं साथ में, कोई ना कोई काम भी कर रहा है साथ में, है ना। ये एक सब और सब गरीबी को हटाने का सबसे आसान तरीका यही है, अनएम्प्लॉयमेंट को हटा दो, बेरोजगारी को हटाओ। और चौथा रास्ता क्या बताया उसने? लेबर इंटेंसिव टेक्निक टू बी यूज, मतलब वी हैव टू यूज मोर पीपल इंस्टेड ऑफ मोर मशीन्स, सो वी कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। लिख लो इसके अंदर, वी हैव टू यूज मोर पीपल इंस्टेड ऑफ मोर मशीन्स, so it will raise more employment. We have to use more people instead of more machines, so it will raise employment. इससे employment बढ़ेगी and it will reduce the poverty, और poverty घटेगी। चलो और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं?
और क्या कर सकते हैं पॉवर्टी घटाने के लिए, गरीबी घटाने के लिए और क्या हो सकता है? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर मिनिमम नीड ऑफ द पुअर। प्रोविजन फॉर मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। एक गरीब आदमी की कम से कम जो जरूरतें होती हैं उसको पूरा करने की गवर्नमेंट कोशिश करे। जैसे एक गरीब आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान और साथ में एजुकेशन। कम से कम ये तो दिया जाए, है ना? और हेल्थ भी लगा सकते हो। मतलब ऐसा प्रोविजन बनाना चाहिए देश के अंदर, बना भी है, ऐसा प्रोविजन बनाना चाहिए कि एक गरीब आदमी जो है उसको कम से कम रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और हेल्थ, ये 5 चीजें मिलती रहेंगी। अगर ये 5 चीजें भी आप प्रोवाइड करते रहोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबी की वजह से मरने से बच जाएंगे। तो लिखो, अ मिनिमम प्रोविजन हैज टू बी मेड by the government to provide food, drinking water, खाना हो गया और क्या था, shelter, clothing, health and education for the poor. हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर द पुअर। ठीक है जी, ये काम कर सकते हैं। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? और कुछ सोचो आप, क्या कर सकते हैं इसके अलावा गरीबी हटाने के लिए? एग्रीकल्चर को डेवलप कर दिया, पहला काम ये किया। दूसरा क्या किया आपने? दूसरा काम क्या किया आपने? 1 मिनट, हेलो, एग्रीकल्चर को डेवलप किया, उसके बाद क्या किया? क्या? प्राइस को स्टेबल किया। तीसरा काम क्या किया? अनएम्प्लॉयमेंट को हटाया। चौथा काम क्या किया? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को आप लेके आए। 5वां काम क्या किया? मिनिमम प्रोविजन बनाया गरीबों के लिए। और क्या कर सकते हो? तो लिखो अगला वाला, स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन। स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन। जो पिछड़े इलाके हैं, पिछड़े लोग नहीं, पिछड़े इलाके, उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। जैसे बिहार, उत्तराखंड, जहां सबसे ज्यादा गरीबी थी, देखा था आपने? बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा, उस तरफ के जो एरिया हैं जहां सबसे ज्यादा गरीबी थी, उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। उस तरफ के जो एरिया थे, पढ़ा था ना आपने, कहा सबसे गरीब कहाँ पे थे? बिहार के अंदर। फिर वो वाली सारी चेन, बिहार, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश भी है, वो सारी की सारी चेन। बेटे उत्तराखंड अमीरों वाला स्टेट नहीं है, वो है, ठीक है। वो सारी की सारी चेन के ऊपर क्या किया जाए? ज्यादा फोकस किया जाए। तो लिखो जल्दी से, गवर्नमेंट शुड फोकस टू डेवलप backward regions like Bihar, UP, Odisha, और ये कैसे कर सकती है डेवलप? गवर्नमेंट कैसे कर सकती है डेवलप? तो लिखो, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड स्पेशल कंसेशंस एंड डिस्काउंट्स, concessions or discount to private industries to open up an industry in those areas. Concession and discount To private industries, when a tax holiday and all that, to go and open up an industry in those areas. अच्छा, और क्या कर सकते हैं गरीबी हटाने के लिए? तो लिखो एक मेन पॉइंट इसके अंदर, अपॉर्चुनिटीज
फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना खुद का काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और अपॉर्चुनिटीज दी जाए। जैसे एक बार गवर्नमेंट ने कहा था, मोदी ने, कि चाय बनाने का काम और पकोड़े बेचने का काम, ये भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो करके पैसा कमा रहे हैं और खा रहे हैं। सच्ची में देखो आप, हिंदुस्तान की 90% जनता, वर्किंग फोर्स, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम करती है। ये एम्प्लॉयमेंट भी दो तरह की होती है। आज हमने पढ़ा था ना बीएसटी में, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट भी दो तरह की है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। मालूम है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जिसके बारे में गवर्नमेंट को मालूम है कि वो लोग कहाँ काम कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड है। सिर्फ पब्लिक नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं, प्राइवेट जॉब भी आती है उसके अंदर, जहां गवर्नमेंट को मालूम है कि आदमी कहाँ काम कर रहा है, उसका पीएफ कट रहा है, उसका फंड कट रहा है, उसका टैक्स पे हो रहा है, वो होती है फॉर्मल। वो सिर्फ 10% है, 10%। हिंदुस्तान में 10% ऐसे लोग हैं। 90% जो है वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, इनफॉर्मल, जिसके बारे में गवर्नमेंट को मालूम नहीं है वो क्या कर रहे हैं। आप अपने घर से बाहर निकल के देखो, सिर्फ बाहर निकलो और आंखें खोल के देखो, छोटी सी दुकान, वहां एक अंकल बैठे हैं, उसके आगे फिर एक दुकान, वहां एक आंटी बैठी है, उसके आगे फिर एक दुकान। आप देख रहे हो? यहीं से जाना स्टार्ट करो आप। अरे रुको, दे आर ऑल एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड। यहीं से निकलो इस घर से बाहर और देखो क्या होगा। सामने एक दुकान है, वहां पे है ना, मोड़ पे, फिर उसके आगे एक लगा है ब्यूटी पार्लर, फिर उसके आगे चले जाओ एक और, उसके आगे एक और। यहां से लेके वहां तक आपको कम से कम 20 लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने आप को एम्प्लॉय किया हुआ है। तो इस चीज की जो अपॉर्चुनिटीज है बढ़ानी चाहिए। लेकिन सुनो, ये सब लोग ज्यादातर क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस। अगर ट्रेडिंग बिजनेस में अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। के पास पैसे होंगे तभी तो खरीदेगा। हमें बढ़ानी चाहिए प्रोडक्शन, छोटे छोटे प्रोडक्शन यूनिट्स को बढ़ाना चाहिए। चाइना ने कहां से फतेह पाई थी? चाइना गवर्नमेंट ने फतेह कहां से पाई? जीते कैसे? उन्होंने घर घर के अंदर फैक्ट्री खोल दी, छोटे छोटे घर के अंदर, बड़ी बड़ी दुनिया से ऑर्डर लिए, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्डर्स लिए, और फिर क्या किया? हर घर के अंदर एक फैक्ट्री है। वहां एक भी ऐसा घर नहीं जिसके अंदर कुछ बनता ना हो। कोई कैलकुलेटर बना रहा है, कोई घड़ियां बना रहा है, कोई टॉयज बना रहा है, कोई लाइट्स बना रहा है, कोई कैंडल्स बना रहा है। हर घर में कुछ बन रहा है। और बेच कौन रहा है मालूम? गवर्नमेंट। कौन बेच रहा है? गवर्नमेंट बेच। उन्होंने ये चीज किया। हमारे घर घर के अंदर डांसर है, उनके घर घर के अंदर कौन है? एंटरप्रेन्योर है। सच कह रहा हूं। हमारे घर घर के अंदर लफंडर बच्चे हैं, उनके घर घर के अंदर कौन है? एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऑनर्स हैं। वो काम करना पसंद करते हैं, हम डांस करना पसंद करते हैं। उन्हें फालतू टाइम मिले तो वो फिर यूट्यूब पे जाके और व्हाट्सएप पे जाके और वो टिकटॉक के जो ऐसे नहीं करते हैं, वो लोग काम करते हैं। हम लोग ऐसे हिला के दिखाते हैं, चलते चलते हैं, लो देखो हमारे को लाइक करो, ये वाला काम करते हैं। दैट्स वाई वो हमसे बहुत आगे हैं। मेरे खुद बॉस वहां गए थे चाइना में, उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं इतना हैरानी वाला काम है। हम बोलते हैं चाइना का माल गंदा होता है, लेकिन चाइना के अंदर आपको बोल के बोलते हैं ए क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, सी क्वालिटी, बोलो कौन सा लेना है। बिल्कुल सेम दिखेंगे तीनों। आप जिस पे, और कोई नहीं पकड़ सकता कि कौन सा नकली है। आप जिस पे हाथ रखोगे वही लोड करेंगे। बोलता है इंडस्ट्री एरिया, जैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्री एरिया होता है ना, वहां की लेडीज टीवी नहीं देखती, वहां टीवी अलाउड ही नहीं है। नहीं, बच्चे कार्टून टीवी नहीं देखते, वो टाइम वेस्ट नहीं करते। हर घर के आगे एक गार्डन, खुद का किचन गार्डन, और एक छोटी सी फैक्ट्री जिसके अंदर कुछ ना कुछ ऑर्डर गवर्नमेंट से मिल। ये राखियां, रक्षाबंधन की राखियां सारी वहीं से आती थी ना, ये दिवाली के सारा वहीं से आता ना सारा। हर घर में बन रहा है कुछ ना कुछ। वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन। और उस प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और पैसा ही पैसा आ रहा है। इसलिए आज वो नंबर 1 पे है। ये देखो, कोरोना के अंदर भी उनकी इकोनॉमी ग्रो की है। अकेला ऐसा कंट्री है जिसकी इकोनॉमी ने ग्रो किया है, दैट इज ओनली चाइना। बाकी सबकी इकोनॉमी जो है डाउन गई है, बस एक चाइना की ग्रो की है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाओ। इसमें क्या लिखेंगे? अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो लिखो आप, अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुड बी इंक्रीज्ड। More and more ITIs should be opened.
मोर एंड मोर आईटीआई, आईटीआई समझते ना, मैंने क्या बताया था अभी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स शुड बी ओपन। ठीक है जी, आ जाओ आगे, लास्ट पॉइंट लिख देते हैं, उसको कल एक्सप्लेन करेंगे। इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बस इसको फिर हम कल एक्सप्लेन करेंगे। और इस पॉइंट को हमने खत्म कर दिया, बस छोटा सा पॉइंट रह गया। कल हम इस चैप्टर के एकदम लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। चलो जी।